हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी उपन्यास गोदान। गोदान उपन्यास का परिचय। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। यह प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास है। गोदान में कुल 36 अध्याय हैं। उपन्यास में वर्णित गांव सिमरी गांव बेलारी गांव है। गोदान या गाय का दान एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान माना जाता है, क्योंकि यह पापों से मुक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करती है या आवश्यक भी है। आधुनिक भारतीय साहित्य की महानतम कृतियों में से एक है। ग्रामीण भारत की यथार्थवादी प्रस्तुति है। उपन्यास के मुख्य पात्र। होरी। होरी बिलारी गांव का एक किसान है। उसका विवाह दुनिया से हुआ है और उसकी दो बेटियां और एक बेटा है, सोना, रूपा और गोवर्धन। उसे एक धर्मिष्ठ व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और वह जीवन भर अपनी धर्मिष्ठता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। वह अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा है और माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनकी देखभाल का भार स्वयं उठाता है, कई बार अपने परिवार के हितों की बलि चढ़ाकर। यही उसके वैवाहिक जीवन में तनाव का एक प्रमुख कारण है। अपनी गाय की मृत्यु के बाद वह पुलिस को रिश्वत देकर हीरा के घर की तलाशी लेने से रोकता है। वह बिरादरी से बाहर होने पर खुद को अनाथ समझता है और इसलिए जब गोबर एक नीची जाति की लड़की को घर लाता है तो पंचायत द्वारा लगाए गए दंड को स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार वह भोला को अपना बैल ले जाने की अनुमति देता है, क्योंकि वह न तो उसका खर्च वहन कर सकता है और न ही झुनिया को अपने घर से निकालने को तैयार है। उन्होंने उसे अपनी बहू और उसके बच्चे के साथ अपनाया। वह दयालु और उदार है। वह सिलिया नामक एक मूची की बेटी को आश्रय देता है, जिसका ब्राह्मण दातादीन द्वारा शोषण किया जाता है और उसके अपने ही लोग उससे दूर रहते हैं। धनिया। धनिया होरी की पत्नी है। वह साहसी और उग्र है और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह होरी की इच्छा के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है और उसे परेशान करती है। जब होरी साहूकारों और ब्राह्मण पुरोहितों के अत्याचारों को सहता है तो वह चिढ़ जाती है। हालांकि होरी कभी कभी उसे अपनी बात न मानने की वजह से मारता पीटता भी है, फिर भी वह जानती है कि उसके तर्क सही हैं। वह उसे सच्चाई और तथ्यों की वास्तविकता से रूबरू कराती है। होरी के विपरीत वह रूढ़िवादिता और आदर्शों के जाल में नहीं खोई रहती है। वह समाज के पारंपरिक सिद्धांतों के बजाय जो उसे सही लगता है और अपने धर्म के अनुसार चलती है। वह जानबूझकर एक नीची जाति की लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करती है। वह उन्हें इस शर्मनाक स्थिति में डालने के लिए केवल झुनिया को ही दोषी नहीं ठहराती है। वह जानती है कि उसका बेटा गोबर भी उतना ही जिम्मेदार है। वह एक स्नेही माँ है। वह जरूरत पड़ने पर हीरा के बच्चों की देखभाल भी करती है और मोची की बेटी गर्भवती सिलिया को भी खुशी खुशी आश्रय देती है। धनिया ने कभी चैन और आराम की जिंदगी नहीं देखी, क्योंकि पूरे उपन्यास में हम उसे अपने पति के साथ मिलकर जीविका के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। वह मजबूर है और जाति धर्म से परे जरूरतमंदों की मदद करती है। गोबर। गोबर धनिया और होरी का इकलौता बेटा है। एक गरीब परिवार में जन्मा,
वह आराम की जिंदगी चाहता है। हालांकि शुरुआत में वह अपने पिता की तरह एक साधारण इंसान था, लेकिन लखनऊ शहर में उसे व्यवहारिक और दुनियादारी की समझ मिलती है। वह बोला कि बेटी झुनिया को गर्भवती कर देता है और गांव वालों के गुस्से का सामना करने का साहस न होने के कारण झुनिया को उसके माता पिता के घर छोड़ कर शहर भाग जाता है। उसका असंवेदनशील और जल्दबाज व्यवहार होरी के लिए मुसीबत बन जाता है, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। गोबर मिर्जा खुर्शीद के यहाँ काम करता है, लेकिन अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है। वह दूसरे को पैसे भी उधार देता है। जब वह एक सज्जन पुरुष के वेश में पंप जूते पहनकर गांव आता है तो उसे पहचानना मुश्किल होता है। वह गांव में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दूसरे युवक उसे देखकर शहर जाने के लिए ललचाते हैं। वह उन्हें नौकरी दिलाने का वादा करता है, यह जानने पर कि दाता दिन उसके पिता का शोषण कर रहा है। वह अपने पिता को पारंपरिक बंधनों से बाहर निकलने की सलाह देता है। वह एक समारोह आयोजित करता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के साहूकारों और ब्राह्मण पुरोहित की नीच मानसिकता को उजागर करने और उस पर व्यंग करने के लिए नाटक रचता है। वह पुरोहित को अदालत में घसीटने की धमकी देता है और इस मुद्दे पर अपने पिता से झगड़ा भी करता है। उसे एहसास होता है कि होरी बहुत सीधा साधा और ईश्वर भक्त है और अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। गुस्से में वह अपनी पत्नी जुनिया को छोड़कर वह शहर भाग जाता है। इससे उनके रिश्ते पर असर पड़ता है। उसे अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब उसकी धर्म पत्नी उसकी बीमारी के दौरान उसकी देखभाल करती है। वह चीनी कारखाना में काम करता है और बाद में मालती के घर माली बन जाता है। दाता दिन गांव का ब्राह्मण पुरोहित और एक लालची साहूकार है। विडंबना यह है कि यह नीच आचरण वाला व्यक्ति गांव में घूम घूम कर दूसरे गांव वालों के अन्याय पर लगाम लगाता है। वह होरी को एक नीची जाति की लड़की झुनिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने और उसे आश्रय देने के लिए दंडित करता है। वह एक पाखंडी है और इस तथ्य से अनजान है कि उसके अपने बेटे माता दीन का एक मोची की बेटी सिलिया के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह अपने अपवित्र बेटे का शुद्धिकरण करने के लिए वाराणसी से पंडितों को बुलाता है ताकि उसे ब्राह्मणवाद की मुख्य धारा में लाया जा सके। उसे होरी की गरीबी पर दया नहीं आती, बल्कि उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर उसका शोषण करता है। माता दिन ब्राह्मण पुरोहित दाता दिन का पुत्र है। वह युवा है और उसका सिलिया नामक एक निम्न जाति की महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो उसके लिए खेत पर काम करती है। गांव वालों को इसकी जानकारी है। सिलिया को उसके घर में प्रवेश नहीं मिलता। उसके माता पिता और रिश्तेदार उसे स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। अंततः वे उसे दंड देने का निर्णय लेते हैं। उसकी पिटाई करते हैं, उसके मुंह में हड्डी का एक टुकड़ा ठूस देते हैं जो ब्राह्मण के लिए वर्जित है, लेकिन सिलिया उसे बचा लेती है। माता दीन अपने ही घर में बहिष्कृत हो जाता है। उसके पिता उसे ब्राह्मणवाद की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धिकरण अनुष्ठान करते हैं। वह अनुष्ठानों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और काशी से पंडितों को बुलाते हैं। मलेरिया बुखार जिसने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, उसे सिलिया का शोषण करने की अपनी गलती का एहसास होता है।
जब माता दिन को पता चलता है कि सिलिया से उसका एक पुत्र है, तो वह बच्चे को देखने के लिए तरसता है और उसकी अनुपस्थिति में चुपके से वहां जाता है। उसे पश्चाताप होता है और वह होरी के माध्यम से उसे 2 रुपए भेजता है। उसे एहसास होता है कि वह सिलिया और अपने बेटे के प्रति अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। वह अपना पवित्र धागा उतार देता है और इस तरह खुद को ब्राह्मणत्व की बेड़ियों से मुक्त कर लेता है। वह सीलिया को अपनी पत्नी के रूप में पाकर साहस पूर्वक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। भोला भोला पड़ोसी गांव का एक ग्वाला है। वह विधुर है और उसके 2 विवाहित बेटे और एक छोटी विधवा बेटी झुनिया है। भोला होरी को एक गाय उधार देने के लिए राजी हो जाता है और बदले में होरी उसके लिए एक साथी ढूंढने का वादा करता है ताकि वह उसे दोबारा शादी कर सके। भोला बहुत दुखी होता है जब उसकी बेटी होरी के बेटे के साथ भाग जाती है। वह बदला लेने के लिए होरी के घर आता है और उसे उधार चुकाने की बात करता है। होरी के पास पैसे नहीं होते। भोला उसके बैलों को ले जाने की धमकी देता है क्योंकि इससे होरी एक मजदूर बनकर रह जाएगा। होरी के आग्रह करने पर भोला उसे झुनिया को अपने घर से निकाल देने के लिए कहता है। होरी को यह बात रास नहीं आती और भोला उसके बैलों को ले जाता है। हीरा होरी का छोटा भाई है। उसकी शादी पुनिया से हुई है, जिसका झगड़ालू स्वभाव उसे होरी से अलग कर देता है। वह मानता है कि होरी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद विरासत की संपत्ति छिपा दी थी और अब होरी भोला से गाय उधार ले आता है। तो उसका शक और भी गहरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि होरी ने विरासत के पैसे से गाय खरीदी है। ईर्ष्या और द्वेष से भरकर वह गाय को जहर दे देता है। गोहत्या के आरोप के डर से वह गांव से फरार हो जाता है। उपन्यास के अंत में वह अस्त व्यस्त और गरीब घर लौटता है और होरी से क्षमा मांगता है। पुनिया पुनिया हीरा की पत्नी है। उसे होरी और उसके परिवार पर शक है और उसे लगता है कि उन्होंने विरासत हड़प ली है। वह अक्सर यह आरोप लगाकर अपने पति को उनके खिलाफ खड़ा करती है। हालांकि उपन्यास के उत्तरार्ध में अपने पति के भाग जाने के बाद जब होरी उसकी मुसीबत में मदद करता है तो उसका मन बदल जाता है। शोभा शोभा होरी का सबसे छोटा भाई है। वह अविवाहित है। झुनिया शहर में गोबर की पड़ोसन है जो झुनिया की पक्की सहेली है। वह झुनिया और गोबर के बेटे की देखभाल करती है। शहरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राय साहब 2 बार स्थानीय चुनाव जीत चुके हैं। वह अपनी बेटी की शादी एक अमीर जमींदार से करना चाहते थे ताकि दोबारा चुनाव जीतकर अपने ससुराल वालों की संपत्ति पर दावा कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक दूसरे अमीर विधुर और रईस जमींदार से कर दी। उन्होंने अपने ससुराल वालों की जमींदारी पर दावा किया और उसे जीत भी लिया। वह चुनाव जीतकर नगर पालिका मंत्री बन गए, लेकिन जब उन्होंने अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अपने बेटे की शादी राजा सूर्यकांत की बेटी से करने की योजना बनाई तो उनके बेटे ने इनकार कर दिया। वह मालती की बहन सरोज से प्यार करते हैं। दोनों ने शादी की और लंदन चले गए। उनके बेटे ने ससुराल वालों से जीती हुई सारी संपत्ति का दावा किया और उसे जीत लिया, जिससे राय साहब भारी कर्ज में डूब गए। उनकी बेटी का तलाक हो गया। इससे अंततः राय साहब अपने तमाम प्रयासों के बावजूद असंतुष्ट रह गए।
सुश्री मालती सुश्री मालती ऑक्सफोर्ड से शिक्षित एक चिकित्सक हैं। वह श्री कौल की 3 बेटियों में से एक हैं। वह पार्टियों में ध्यान का केंद्र होती हैं। श्री खन्ना उनके साथ छेड़खानी करते हैं और गोविंदी उनसे ईर्ष्या करती है और उन्हें नापसंद करती है। बदले में मालती श्री मेहता से उनकी विचारधारा, उनकी सादगी और बुद्धिमत्ता के कारण प्रेम करने लगती है। वह गरीबों की सेवा करना शुरू कर देती है और कई सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाती है। मालती में बदलाव देखकर श्री मेहता को मालती से प्रेम हो जाता है, लेकिन यद्यपि मालती श्री मेहता से प्रेम करती है, वह उनके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वह अब गरीबों की सेवा करना चाहती है और विवाह नहीं करना चाहती है। श्री मेहता और मालती मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। मालती उपन्यास के अंत में एकमात्र पात्र है जिसे धर्मार्थ कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण संतुष्ट दिखाया गया है। श्री मेहता एक विद्वान है और एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। वे दर्शन शास्त्र पर एक किताब भी लिख रहे हैं जिसे वे मालती को समर्पित करते हैं। मालती और गोविंदी 2 पात्र हैं जो उनसे प्रभावित है। गोविंदी को उनसे बात करके सुकून मिलता है क्योंकि वे उनकी नारीत्व की अवधारणा की सराहना करते हैं। उन्हें मालती के मार्गदर्शन की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने गरीबों की अत्यधिक सेवा में अपने धन और आय का दुरुपयोग किया है। श्री खन्ना एक उद्योगपति हैं और एक चीनी मिल के मालिक हैं। हालांकि वे विवाहित और 3 बच्चों के पिता हैं, फिर भी वे अपनी पत्नी गोविंदी के पारंपरिक मूल्यों का अनादर करते हैं। वे मालती के साथ इश्कबाजी करते हैं। गोविंदी उनके व्यवहार से तंग आकर उन्हें छोड़ देती है। वे मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। जब उनकी चीनी मिल एक आग दुर्घटना में नष्ट हो जाती है और गोविंदी उनके साथ खड़ी होकर उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अंततः श्री खन्ना अपनी पत्नी से प्यार करने लगते हैं। गोविंदी गोविंदी श्री खन्ना की पत्नी है जो एक धनी उद्योगपति है और एक आदर्श हिंदू पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित है। वह सदाचारी है और अपने पति और बच्चों के प्रति अत्यंत सहनशील है। श्री खन्ना को उनमें कोई रुचि नहीं है क्योंकि उन्हें उनके पारंपरिक मूल्यों में खामियां नजर आती है। वह मिस मालती में रुचि लेते हैं और उनके साथ छेड़खानी करते हैं। गोविंदी बेहद निराश हो जाती है और उन्हें और उनके घर को छोड़ने का फैसला लेती है, लेकिन श्री मेहता जो हमेशा से उनके आदर्शों के प्रशंसक रहे हैं, उन्हें बच्चों के पास लौट जाने की सलाह देते हैं। जब उनके पति का चीनी मिल आग में नष्ट हो जाता है तो वह उनके लिए एक नैतिक सहारा बनती है। यही वह है जो उन्हें इसे फिर से स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मिर्जा खुर्शीद एक अच्छे और खुशमिजाज इंसान है। गोबर जब शहर आता है तो सबसे पहले मिर्जा साहब के यहाँ माली का काम करता है। श्री तनखा दलाल है। पंडित ओमकार नाथ बिजली समाचार पत्र के मालिक और संपादक हैं। उपन्यास का कथानक कहानी भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। होरी मेहतो का परिवार ग्रामीण और किसान समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी धनिया, बेटी रूपा और सोना, बेटा गोबर और बहू झुनिया है। कहानी की शुरुआत होरी की अन्य कई गरीब किसानों की तरह गाय पालने की इच्छा से होती है।
वह एक ग्वाले भोला से 80 रुपए का कर्ज लेकर एक गाय खरीदता है। होरी से ईर्ष्या करते हुए उसका छोटा भाई हीरा गाय को जहर दे देता है और पुलिस कार्रवाई के डर से भाग जाता है। जब पुलिस गाय की मौत के बारे में पूछताछ करने पहुंचती है तो होरी अपने छोटे भाई का नाम साफ करने के लिए कर्ज लेता है और पुलिस को रिश्वत देता है। भोला की विधवा बेटी झुनिया गोबर से गर्भवती होने के बाद उसके साथ भाग जाती है। गांव वालों की प्रतिक्रिया के डर से गोबर भी शहर भाग जाता है। होरी और धनिया झुनिया को भगाने के लिए अनिच्छुक हैं क्योंकि वह उनके बेटे के बच्चे को जन्म दे रही है। वे उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने और उसे आश्रय देने का फैसला करते हैं। पंडित द्वारा व्यक्तिगत हमले के बाद ग्राम पंचायत होरी पर झुनिया को आश्रय देने के लिए जुर्माना लगाती है। फिर होरी कर्ज और जुर्माना भरने के लिए मजबूर होता है। होरी स्थानीय साहूकारों से भारी कर्ज ले लेता है और अंततः अपनी पैतृक जमीन को नीलामी से बचाने के लिए अपनी बेटी रूपा की शादी मात्र 200 रुपए में करने को मजबूर हो जाता है क्योंकि भूमि का भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि उन 200 रुपए को चुकाने और अपने पोते के लिए दूध देने वाली गाय खरीदने की उसकी जिद अत्यधिक काम के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गोदान में होरी एक दलित किसान का प्रतीक है जो अपनी परिस्थितियों का शिकार है, जिसमें दोष और गुण दोनों हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद होरी अपने मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति अडिग रहता है। उपन्यास का समापन होरी की मृत्यु और उसके द्वारा छोड़ी गई मधुर कटु विरासत के साथ होती है, जो उसके पूरे और अधूरे सपनों से परिभाषित होती है और इस प्रकार एक मार्मिक समापन होता है। उपन्यास की विषय वस्तु मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मुख्य विषय भारतीय ग्रामीण समाज में फैले शोषण, सामाजिक आर्थिक अभावों और एक गरीब किसान के जीवन संघर्षों का चित्रण है। यह उपन्यास मुख्य रूप से होरी नामक किसान की कथा के माध्यम से जमींदारों, साहूकारों और सामंती व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण को दर्शाता है, जिसमें ग्रामीण जीवन की जटिलताओं और नैतिक दुविधा को उजागर किया गया है। ग्रामीण किसान का शोषण उपन्यास का केंद्रीय विषय गरीब किसानों का शोषण है, जो जमींदारों, साहूकारों और प्रशासन के दबाव में पिसते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता गोदान समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और गरीब वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है। गरीबी और ऋण का जाल होरी जैसे किसान जीवन भर ऋण और गरीबी के जाल से बाहर निकलने का संघर्ष करते हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हें इस चक्र से बाहर निकलने का मौका नहीं देती। जाति प्रथा और सामाजिक बंधन उपन्यास में जातिगत भेदभाव और समाज के कठोर बंधनों को भी दर्शाया गया है, जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती है। शहर बनाम गांव यह उपन्यास न केवल ग्रामीण जीवन की सच्चाई दिखाता है, बल्कि औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव और शहरी समाज की विलासिता और शोषण को भी उजागर करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच की खाई स्पष्ट दिखाई देती है। नारी की स्थिति समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति, बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों का भी वर्णन किया गया है। उपन्यास का सामाजिक महत्व ये यथार्थवादी उपन्यास का आदर्श गोदान में भारतीय ग्रामीण जीवन की सजीव और यथार्थ तस्वीर मिलती है। किसानों की गरीबी, शोषण, सामाजिक विषमता और संघर्ष को बिना किसी आदर्शवादी आडंबर के वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसान जीवन की महागाथा नायक होरी एक साधारण किसान है, जिसकी पूरी जिंदगी गाय और जमीन की आस में बीत जाती है।
उसकी त्रासदी भारतीय कृषक वर्ग के शोषित जीवन का प्रतीक बन जाती है। सामाजिक यथार्थ और वर्ग संघर्ष। उपन्यास केवल गांव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नगर के मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के जीवन, उनकी समस्याओं और पाखंड को भी उजागर करता है। गांव और शहर, किसान और जमींदार, स्त्री और पुरुष, इन सबके संघर्ष का चित्रण मिलता है। नारी जीवन का चित्रण। धनिया, झुनिया, मालती, गोबर की पत्नी, इन पात्रों के माध्यम से नारी जीवन की विविध भूमिकाओं और संघर्षों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रेमचंद ने स्त्रियों को केवल सहायक पात्र नहीं, बल्कि समाज की धुरी के रूप में चित्रित किया है। भाषा और शैली। गोदान की भाषा सरल, सहज और बोलचाल के करीब है। ग्रामीण परिवेश को स्थानीय शब्दों और मुहावरों से सजीव बना दिया गया है। समाज सुधार और मानवीय मूल्य। उपन्यास जातिगत ऊंच नीच, पाखंड, दहेज, भेदभाव और शोषण पर चोट करता है। यह मानवीय करुणा, सहानुभूति और न्याय की भावना को जगाता है। विश्व साहित्य में स्थान। गोदान को केवल हिंदी नहीं, बल्कि विश्व साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है। इसे कई भाषाओं में अनुदित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होती है। आज के संदर्भ में उपन्यास की प्रासंगिकता। उपन्यास का नायक होरी एक साधारण किसान है, जो गरीबी और कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। आज के समय में भी किसान कर्ज में डूबा हुआ है। अकाल या सूखा पड़ जाने पर किसान बदहवास हो जाता है। प्राकृतिक आपदा और मंडी व्यवस्था की मार आज भी झेल रहा है। आज भी किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी आर्थिक असुरक्षा और साहूकार, पुलिस, अदालत की समस्या वैसे ही बनी हुई है। आज के युवा वर्ग जो रोजगार करते हैं, दिखावा की जिंदगी बसर करने के लिए बैंक के कर्ज में डूब जाते हैं। उसके बाद चिंताग्रस्त रहते हैं। उपन्यास में जाति पाति, ऊंच नीच और वर्ग भेद स्पष्ट रूप से दिखते हैं। आज भी समाज में जातिगत भेदभाव और अमीर गरीब की खाई पूरी तरह मिट नहीं पाई है। जिस प्रकार होरी का बेटा गोबर दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करता है, तो पूरा समाज उसके खिलाफ हो जाता है और उसे बिरादरी से बाहर कर देता है और उस पर जुर्माना लगाया जाता है। आज भी गांव में कोई दूसरी जाति से प्रेम या विवाह करता है तो पंचायत उसे दंड देती है। धनिया जैसी नारी चरित्र आज भी स्त्री की शक्ति, त्याग और संघर्ष का प्रतीक है। आधुनिक समय में भी महिलाएं परिवार और समाज की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें बराबरी और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज भी महिलाएं घर संभालती हैं, दफ्तर जाती हैं, फिर भी हमारा पुरुष प्रधान देश नीची नजर से देखता है। गोदान में गांव की बदहाली और शहर के दिखावटी जीवन का टकराव है। आज भी गांव में बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी है, जबकि शहरों में उपभोक्तावाद और दिखावे की दौड़ जारी है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को ईमानदारी, करुणा और त्याग जैसे मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। आज की तेज तर्रार और भौतिकवादी दुनिया में मानवीय मूल्य और भी जरूरी हो जाते हैं। निष्कर्ष। यह उपन्यास भारत के ग्रामीण जीवन, किसानों की गरीबी, शोषण, सामाजिक कुरीतियों और उनकी बेबसी को गहराई से दिखाया है। होरी का जीवन और संघर्ष। मुख्य पात्र होरी पूरी जिंदगी एक अच्छे किसान और परिवार का पालन करने वाले इंसान के रूप में जीना चाहता है, लेकिन लालच, कर्ज, सामाजिक दबाव और अन्याय के बीच उसका सपना अधूरा रह जाता है। गोदान का प्रतीकात्मक अर्थ। अंत में मरते समय होरी गाय दान नहीं कर पाता है, केवल कुछ पैसे देता है। यह है कि उसकी सारी जिंदगी सपनों और आदर्शों की पूर्णता में बीती है।
सामाजिक व्यंग, इसमें अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, असमानता, जातिगत भेदभाव और नैतिक पतन का यथार्थ चित्रण है। गोदान यह बताता है कि किसान समाज का सबसे बड़ा स्तंभ है, लेकिन वही सबसे अधिक शोषित है। जीवन भर मेहनत करता है, उसके बावजूद भी वह सुख सुविधा और सम्मान से वंचित है। धन्यवाद।